बात आज की सबसे बड़ी खबर की अमेरिका के सरेंडर की और डोनाल्ड ट्रंप के यूटर्न की। दुनिया की सबसे बड़ी तबाही यानी कि रूस यूक्रेन की जंग, जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। यूक्रेन तहस नहस हो चुका है। शांति की थोड़ी सी उम्मीद दिखाई दी थी, लेकिन बात बनते बनते रह गई, या यूं कहें कि पुतिन ने बाजी पलट दी और साफ कर दिया कि रूस जिन जिन इलाकों तक पहुंच चुका है वहां से पीछे हटने वाला नहीं है। ट्रंप की शर्त नहीं मानी जाएगी, अमेरिका के दबाव में नहीं झुका जाएगा और आखिरकार ट्रंप को घुटने टेकने पड़े। रूस ने अमेरिका की उस अपील को खारिज कर दिया जिसे ट्रंप ने सजाया था, और इसकी शुरुआत अलास्का से हो गई थी। 15 अगस्त ही वो तारीख थी जिस दिन बैठक के लिए पुतिन के कदम अलास्का की सरजमी पर पड़े और उनके स्वागत में खुद डोनाल्ड ट्रंप खड़े रहे। लेकिन एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। रेड कारपेट पर चलने के दौरान आसमान में B-2 बॉम्बर मंडराने लगा। पुतिन हैरान रह गए और आसमान की तरफ देखने लगे, जिसके बाद ट्रंप उन्हें आगे लेकर पढ़ने लगे। B-2 बॉम्बर वही बॉम्बर है जिसने ईरान में तबाही मचाई थी। कहा जा रहा है कि अमेरिका का खुलेआम इस तरह से शक्ति प्रदर्शन करना पुतिन को अखर गया, खल गया, और यहीं से टकराव की हालत बन गई। इसलिए जब ट्रंप ने कहा कि सीज फायर के लिए पुतिन जेलेंस्की मिलकर बात करेंगे, तो रूस की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि दोनों की मुलाकात संभव ही नहीं है। जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर वाली बातचीत से पीछे हट गए। यूक्रेन और रूस के बीच शांति कराने के मामले से अमेरिका पीछे हट गया है, वरना इससे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप हर युद्ध को लेकर ताल ठोक रहे थे। यहां तक कि उन्होंने भारत पाकिस्तान सीजफायर को लेकर भी कई दफा दावा किया, लेकिन पुतिन के सामने डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी निकल गई। इससे पहले यह साफ हो गया था कि यूक्रेन में अमेरिकी सेना नहीं जाएगी। ट्रंप के डबल गेम से बौखलाए रूस ने यूक्रेन में हमले तेज कर दिए। पुतिन के गुस्से को इसमें और बढ़ा दिया, और इसके बाद रूस ने अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया। रूस को इस बात से भी नाराजगी थी कि उससे तेल खरीदने वाले देशों पर ट्रंप ने टैरिफ अटैक कर दिया, और ट्रंप के टैरिफ वॉर का असर भारत पर भी पड़ा। इसलिए ट्रंप से शांति समझौते के दौरान पुतिन ने ऐसी शर्त रख दी जिसे मानना जेलेंस्की और यूरोपीय यूनियन के लिए बहुत मुश्किल था। तो क्या कहा रूस ने? रूस ने कहा कि इस शर्त पर ही सीजफायर हो सकता है जब यूक्रेन पूर्वी डोनबास पर दावा छोड़ दे और नेटो में शामिल होने के सपने को जिंदगी भर के लिए त्याग दे। इतना ही नहीं, रूस ने यह भी कहा कि पश्चिमी देशों के सैनिकों को यूक्रेन से बाहर करें। इस पूरे घटनाक्रम को 3 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। पहली तस्वीर में अलास्का में हुए महामुलाकात की झलक है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी थी, और यह बैठक बेनतीजा निकली। नतीजा सिफर रहा। दूसरी तस्वीर में ट्रंप, जेलेंस्की और ईयू के नुमाइंदे शामिल हो रहे हैं, जहां रूस की शर्तों पर बात बिगड़ गई और ट्रंप अलग थलग पड़ गए। तीसरी तस्वीर, बातचीत फेल होने के बाद रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन अटैक कर दिया और तबाही की ऐसी लकीर खींची कि इसकी गूंज अमेरिका तक सुनाई दी। अब हर तरफ थक हार कर शांति के लिए पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, पीएम मोदी की तरफ देख रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री की बातचीत व्लादिमीर पुतिन से है तो व्लादिमीर जेलेंस्की से भी है। तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका मीडिएशन से यूटर्न ले चुका है और सीजफायर से पहले सरेंडर कर चुका है। एक दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति ने फोन पर इस मुद्दे को लेकर बातचीत की प्रधानमंत्री मोदी से। और यही नहीं, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है पीटर नवारो। ये ट्रंप के मास्टरमाइंड माने जाते हैं, यानी कि ट्रंप के दिमाग में जो कुछ भी खतरनाक प्लानिंग चलती है उसके पीछे पीटर नवारो का ही दिमाग होता है।
तो पीटर नवारो ने कहा कि भारत से होकर गुजरेगा यूक्रेन रूस में शांति का रास्ता। नवारो वही शख्स हैं जिसने टैरिफ का खतरनाक खेल रचा है। इसलिए इंडिया बोल रहा है, में बड़ा सवाल, क्या अमेरिका पूरी तरह से पुतिन के सामने सरेंडर हो चुका है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने हथियार डाल दिए हैं और खुद की शेखी बघारने वाले डोनाल्ड ट्रंप आखिर पुतिन के सामने क्यों मजबूर हो गए? आइए बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। डॉक्टर मनन द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। मेजर जनरल ए.के. सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। प्रोफेसर सुधीर सिंह, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर धीरज कौल, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, यूएस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं मेजर जनरल ए.के. सिवाच सर के पास जाना चाहूंगा। सिवाच सर, बहुत स्वागत है आपका और दर्शकों का भी स्वागत करेंगे। जय हिंद आपको सबसे पहले। और मेरा सवाल ये कि दुनिया भर में शेखी बघारने वाले डोनाल्ड ट्रंप आखिर पुतिन के सामने क्यों सरेंडर हो गए? बिल्कुल, देखो विवेक, ये सच्चाई है कि अभी पड्डा जो है पुतिन का भारी है। इसमें सच्चाई है कि जो लड़ाई है रशिया यूक्रेन की, उसके अंदर रूस ने बहुत बढ़त प्राप्त कर ली है और ये 2.5 साल के 3.5 साल के करीब करीब लड़ाई हो चुकी है। 20% का जो इलाका रूस ने जीत लिया है यूक्रेन से। क्रीमिया को उसने 2014 में जीत लिया था। जो उसकी शर्तें हैं, अगर उसको यूरोप और अमेरिका नहीं मानते तो फिर ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और लड़ाई में अभी एडवांटेज रूस को है कि हर रोज रूस धीरे धीरे वेस्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखें कि रूस की डिमांड क्या है, रूस की 4 डिमांड हैं। एक तो कि यूक्रेन कभी नेटो का हिस्सा ना बने। दूसरा बात, जो इलाका उन्होंने जीत लिया है, जिसके अंदर डोनबस है, जापोरिजिया, खारासोन है, वो वापस ना दें। हो सकता है उस पर वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं कि डोनबस का इलाका बिल्कुल नहीं देंगे, जापोरिजिया, खारासोन पे बातचीत हो सकती है। क्रीमिया जो है वो एक प्रकार जो सिवाच 2014 में साहब लिया गया, जी, उसको भी एक प्रकार सिवाच सर, वो ये सब तो स्टेबलाइज करे कि स्ट्रेटेजिक वो उसका बातें हिस्सा ठीक है। है तीसरा तीसरा जी। इंपॉर्टेंट चीज है, आप पूरा कर वो लीजिए, नहीं मेरा एक चाहते सवाल है आपसे। आप पूरा सीज कर हाँ लीजिए। सीज फायर नहीं चाहते। वो कहते हैं डायरेक्ट पीस डील होनी चाहिए। चौथा, वो ये कहते हैं कि अगर कोई सिक्योरिटी गारंटी देनी है यूक्रेन को, हम इसके अगेंस्ट नहीं है, मगर ये नेटो का हिस्सा नहीं बन सकता, सिक्योरिटी गारंटी आप दे सकते हो। अब वो कहते हैं कि जो बातचीत है वो बातचीत होगी। अभी जो है कि जेलेंस्की और पुतिन के बीच में कहीं ना कहीं न्यूट्रल लोकेशन में बातचीत होगी। पर मुझे लगता है इस लड़ाई में जिस प्रकार से सिचुएशन है, वाकई जो है पुतिन का पलटा बहुत ज्यादा भारी है। नहीं, वो और सब ठीक जो है। मैं ट्रंप के मैं पास आपसे कोई क्या ज्यादा जानना वो चाह रहा नहीं। हूं, सिवाच सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, अमेरिका खुद को पूरी दुनिया का बाप मानता है, डोनाल्ड ट्रंप खुद को दुनिया का सबसे रईस आदमी मानते हैं, दुनिया भर के हथियार, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी, दुनिया भर का पैसा, दुनिया भर की जमीन, लेकिन आप और दुनिया भर के जंग को रुकवाने का वो एक खोखला दावा, जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच जो एस्केलेशन देखा था हमने, वो भी था। तो आपने इसके सामने क्यों सरेंडर कर दिया, पुतिन और रूस और यूक्रेन वाली जंग में? पुतिन के सामने आप इतने कमजोर क्यों पड़ गए अचानक से, जबकि आपने रशिया पर सैंक्शन लगा रखा है, रशिया के नाम पे आपने भारत पर सैंक्शन लगा रखा है, आपने जो करना था आपने किया, लेकिन अल्टीमेटली आपको घुटने टेकने पड़े। ये देखने वाली बात है। हाँ बिल्कुल, देखो 2-3 बातें आपने बहुत महत्वपूर्ण बताई कि जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि मैंने 6 युद्ध रुकाए हैं। हाँ, पहले मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, वो कहते हैं कि रवांडा वाला, कॉन्गो के अंदर जिसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, जो 2 फैक्शन लड़ते उसको, फिर इसने कंबोडिया, थाईलैंड और हाँ, फिर अजरबैजान और अर्मेनिया, और उसके एग्जैक्टली। बाद वो कहते हैं भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध उन्होंने रुकवाया है। अब वो रशिया यूक्रेन के अगर युद्ध को रुकवाते हैं तो वो सोचते हैं कि उनका दावा जो है एक प्रकार से पीस नोबेल प्राइज के लिए बहुत पक्का हो जाएगा। मगर यह सच्चाई है कि वो उनका जब पुतिन के सामना होता है तो जो पुतिन है उनके पास कार्ड्स हैं, उनके पास पत्ते अच्छे हैं। अमेरिका जो है उसकी सिचुएशन और यूक्रेन की सिचुएशन कोई इतनी अच्छी नहीं है। सच्चाई है ग्राउंड पे अगर आप देखें कि धीरे धीरे रूस और ज्यादा जमीन देता था। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, सबने ये सोचा था कि रूस जो है वो ज्यादा देर इकोनॉमिकली जम नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा लगता था कि एक अकेला देश इतने 3.5 साल कैसे जो लड़ेगा। मगर इसके विपरीत हुआ। रूस की इकोनॉमी अभी भी स्टेबल है, उसका रूबल जो है डॉलर के मुकाबले बहुत अच्छा कर रहा है। उसके दो ही प्रोडक्ट है जो वो एक्सपोर्ट करता है मेनली, एक तो वो है ऑयल गैस और दूसरा है वो आर्मामेंट।
ऑयल और गैस, उसकी मार्केट बहुत ज्यादा बनी, चाइना ने लिया, भारत ने लिया, टर्की ने लिया, यूरोप भी उससे खरीद रहा है। तो इकोनॉमी उनकी हिट नहीं की और आर्मामेंट भी उसके बिक रहे। तो ऐसा लगता है कि अगर ये लड़ाई चलती रही तो पुतिन तो लड़ पाएंगे, मगर जेलेंस्की नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि जो भी हथियार नेटो कंट्री देता था उनके हथियारों में कमी आ गई है। अब हथियारों का जो एक प्रकार से सेफ्टी जोन अरे होना कहाँ चाहिए। चला गया वो घमंड? बहुत घमंड हुआ करता था, बहुत बड़े बड़े बिल्कुल। दावे हुआ करते थे। पुतिन ने बिल्कुल, मुझे इनके लगता है कि घमंड बहुत के ही ज्यादा गुब्बारे खोखलापन में थी। ऐसा मिसाइल मारा है कि पूरा का पूरा गुब्बारा ही फट गया और बिल्कुल। फौरन यू टर्न का रास्ता पकड़ लिया। इससे पहले तो एब्सोल्युटली करेक्ट। 25 बार 30 बार सीज फायर करा दे, सीज फायर कर, अरे कमाल है भाई, आपने सीज फायर करा दिया, आप ही बता रहे दुनिया का कोई और देश मानने के लिए तैयार नहीं है। सुधीर जी से एक रिएक्शन चाहेंगे पुतिन के सामने डोनाल्ड ट्रंप का जो सरेंडर है कि भाई दुनिया भर का पैसा, इतना अथाह पैसा आपके पास, इतने सारे हथियार, इतने सारे सैंक्शन, डॉलर की बादशाहत पूरी दुनिया में, और आप खुद को अपना अमेरिका खुद को तो मानता है पूरी दुनिया का बाप, लेकिन वो रशिया के सामने कमजोर पड़ गया। देखिए, यूक्रेन और रसिया की जो लड़ाई फरवरी 22 से जारी है, 3.5 साल लगभग हो गए। तो इसमें ये कहना कि अमेरिका बहुत पीछे हट गया या रूस बहुत पीछे हट गया, मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। परेशानी रूस को भी है, ऐसा नहीं है कि रूस परेशानियों से मुक्त है। सवाल ये उठता है कि रूस का इसके अंदर जो उसका एक आभा मंडल है आसपास, उसी पर चैलेंज था। अगर वो नेटो में शामिल होता जो यूक्रेन, तो बहुत बड़े पैमाने पर यह होता। उसको रोकने के अलावे भी बहुत सारे एजेंडा थे जो कि स्ट्रेटजिक एजेंडा हैं रूस के। तो सवाल ये उठता है कि जब पुतिन ने हमला करने का एक निर्णय ले लिया तो हमला उन्होंने किया। हमला अभी भी चल रहा है, लेकिन 3.5 साल में पुतिन भी कुछ नहीं जीत पाए हैं। देखिए, जब दावा की बात होती है तो हर पक्ष बढ़ा चढ़ा के बोलता है, 5 किलोमीटर कब्जा करेगा, 55 किलोमीटर बताएगा। ये चलता है, स्ट्रेटजी का हिस्सा है। लेकिन आप ये समझिए कि रूस के आगे यूक्रेन की जो सामरिक स्थिति है वो ऐसे ही है जैसे कि भारत के सामने नेपाल की है। लेकिन तो अगर सुधीर जी, 4 साल आप युद्ध लड़े और नेपाल को नहीं हरा पाए तो आपकी विक्ट्री कहीं से मानने वाली नहीं कोई लेकिन बात। सुधीर जी, यूक्रेन थोड़ी ना जंग लड़ रहा है, जंग तो अमेरिका लड़ रहा है, जंग नेटो कंट्रीज लड़ रही हैं। देखिए, पूरा का ये पूरा फंड वहां का है, पूरा का पूरा जो पैसा है, हथियार हैं, सब वहीं से आ रहे हैं, ड्रोन्स वहीं से आ रहे हैं, सारी चीजें वहीं से आ रही हैं। देखिए ये अगर यूक्रेन इकलौता इस जंग में होता तो मेरा यह मानना है कि ये जंग महीने, 2 महीने, 5 महीने में खत्म हो गई होती। ये मात्रा का अंतर है। रूस में भी चीनी हथियार हैं, चीन की सेना है, ट्रेन कर रही है, नॉर्थ कोरिया की सेनाएं वहां है। ऐसा नहीं है कि रूस में नहीं है। उसमें क्वांटम में डिफरेंस जरूर है, लेकिन रूस में भी बाहरी सपोर्ट है। तो ये रूसी सेना कोई साधारण सेना नहीं है। जब नेपोलियन आए लड़ने के लिए रूस में तो 6 लाख आर्मी को मारा रूसियों ने। सेकंड वर्ल्ड वॉर भी रूसियों ने ही जीता। लेकिन वही रूस की आर्मी 3.5 साल खींच गया, तो कहीं ना कहीं वो पश्चिम के देशों ने एक साइकोलॉजिकल लेवल पर रूस को डैमेज तो किया। ये मानने वाली बात है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब देखो, सवाल अगर यह है कि साइकोलॉजिकल डैमेज है तो मुझे लगता है पुतिन सीज फायर के लिए पहले ही फुर्सत में जाते। और उधर यही अलास्का में मीटिंग हुई और उसके बाद अटैक की इंटेंसिटी बढ़ गई, यहां की तक कि अमेरिकी ठिकानों को भी रूस ने निशाना बनाना शुरू कर दिया। देखिए, बिल्कुल अटैक कभी रुका ही नहीं है, कभी भी रुका नहीं है ये अटैक इंटेंसिटी साढ़े बढ़ तीन गई, मैं ये साल बात कह रहा हूं। हाँ, वो थोड़ा सा क्रिसमस वगैरह पर 1-2 दिन की राहत थी, अदरवाइज कभी नहीं रुकी, इंटेंसिटी बढ़ना घटता रहा। लेकिन सवाल ये उठता है कि पुतिन और अगर सीधे पैर खींच लेंगे तो रूस में उनके पैर उखड़ जाएंगे। आंतरिक राजनीति की भी तो बात है। वो नहीं वो एक, तो ठीक है, एक लेकिन जो आदमी दुनिया भर में छाती पीट रहा है कि हमने 6 जंगें रुकवा दी हैं, उस देखिए, अब आदमी का ट्रंप क्या? साहब के इन दावों में मत जाइए। ट्रंप साहब को पहली बार शायद पता चला कि युद्ध रुकवाना इतना आसान काम नहीं है। बयान दे के मैं बयानवीर वही बनना बात बहुत। कह रहा हूं, मैं तो इसी ये लाइन पे आ ट्रंप रहा था। साहब का तो एक है खेल है, हाँ। लेकिन उसमें कोई दम नहीं है। उनको पहली बार एक 1-to-1 का सामना करना पड़ा। तो वो मोटा मोटी आप देखिए कि दोनों पक्ष, ट्रंप और पुतिन, मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर दोनों शांति चाह रहे हैं, पुतिन भी चाह रहे हैं। लेकिन उनके जो टर्म कंडीशन है उस पे थोड़ा सा पेंच फंस रहा है। और मुझे लगता है कि अगर 1 महीने में ये
फाइनली रिजॉल्व नहीं हुआ तो ये लंबा चलेगा, अदरवाइज विद इन ए मंथ ये रिजॉल्व हो रहा है। जी, मैं कौल साहब से एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद मैं मनन जी आपके पास आ रहा हूं। कौल साहब, क्यों फेल हो गए डोनाल्ड ट्रंप? वैसे तो सुधीर जी कह रहे हैं फेल नहीं हुए, ये तात्कालिक है, लेकिन मैं तो मानता हूं फेल हो गए कि भाई आपने फरवरी 2025 से जद्दोजहद चल रही है, 6-8 कोशिशें हो चुकी हैं, 2 बार मीटिंग्स हो चुकी है, फिर भी आप नहीं करा पा रहे। वैसे तो कहते हैं भाई हमने तो बड़ी बड़ी जंगें रुकवा दी। अच्छा, भारत पाकिस्तान जंग रुकवाने के दावे करते हैं, जबकि अगर फैक्चुअल बात की जाए तो भारत पाकिस्तान में जंग थी ही नहीं, अभी वो एस्केलेशन लैडर पर था। कौल साहब। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपसे इसमें डिफर करना चाहूँगा। देखिए, ट्रम्प, ये समझना ज़रूरी है, उनका वन ऑफ द बिगेस्ट स्विंग वोटर जो मैं बार बार आपको बताता हूँ, वो वर्ल्ड पीस की तरफ था, और कहीं ना कहीं एआई रेस की तरफ और जॉब क्रिएशन की तरफ, तो कई, और इन्फ्लेशन, तो कई सेक्टर्स पे वो इतना परफॉर्म नहीं कर पाए। अब पीस सेक्टर पे वो कर रहे हैं। मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि वो नोबेल प्राइज के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि उनकी लेवल पे नोबेल प्राइज इज नॉट अ बिग डील। ओबामा के पास वो नोबेल प्राइज है, क्या कर लिया? इट्स नॉट। आप ग्लोबली देखें, अपने आप को इंडियन के जैसे ना सोचे, बाहर निकल के देखें दुनिया में, तो आपको एक बात समझ आएगी कि वो एफर्ट तो पूरा डाल रहे हैं पीस करने के लिए, जो कि अप्रिशिएटेड है। मैं फिजिशियन भी हूं, मैंने आपको बताया, मैं यूक्रेन रशिया कई बार जा चुका हूं, और मेरे कई मित्र हैं, दोनों जगहों से आते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिड वॉर। और ये बात तो क्या कहते हैं, आपके पुतिन ने भी बोली थी कि भाई अगर ट्रम्प होते, अभी अलास्का में बोला था, तो शायद ये वॉर ही नहीं शुरू होता। और मैं इस बात से एग्री करता हूं। मैं कोई ट्रम्प सपोर्टर या डेमोक्रेट सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा, एक लॉजिकल बात कर रहा हूं। और ये बात आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट की, नेपाल का यूक्रेन के साथ कंपैरिजन बिल्कुल इरेशनल है, क्योंकि यूक्रेन को सपोर्ट पूरा नेटो का बिल्कुल सही पहले से था। मैटर ऑफ फैक्ट, जब ये वॉर शुरू हुई, मैं भारतीय टीवी पे ही एक शो में था जिसमें कई मिलिट्री एनालिस्ट थे, उनका ये कहना था 6 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी। और तब मेरा ऑन रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, मैंने यही बोला था, और आई वाज द ओनली पर्सन टॉकिंग कि ये पूरा प्रिपेयर्ड है, ये सालों चलेगी और बहुत ब्लडी वॉर होगी। और इस पूरे वॉर में सबसे बड़ा नुकसान यूक्रेनियन एक कॉमन आदमी का हुआ है। रशियन आदमी का तो हुआ ही है, जान माल की नुकसान हुआ है, लेकिन यूक्रेन को रीबिल्ड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट $480 बिलियन है। उनके रेयर अर्थ मिनरल्स की अगर आप बात करें, हाफ हाफ अ ट्रिलियन से कम है। और ऑन टॉप ऑफ दैट कितने वुंडेड, मैं आपको एक रफ एस्टिमेट देता हूं, एज अ ह्यूमनिस्ट, आप छोड़िए आप किस देश से हैं, आप एक इंसानियत की अगर आप सोचेंगे, सिविलियन जो जेलेंस्की ने एग्री किया है, वो 16,500 लोगों की डेथ है, जिससे कहीं ज्यादा एंटिसिपेटेड नंबर्स हैं। 6 मिलियन लोग अपनी कंट्री को छोड़ चुके हैं, यूरोप में घुस चुके हैं, एक पूरा क्राइसिस आया हुआ है। 3.7 मिलियन लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं। अगर आप मिलिट्री लॉसेस की बात करें तो तकरीबन 45,100 अगर उनके ऑफिशियल नंबर देखें, और अगर दूसरों और वुंडेड है तकरीबन 4 लाख। और अगर पूरा देखें तो तकरीबन 1.5 लाख मोर्टेलिटी की बात होती है। उधर रशिया की साइड से 95,000 टू 250,000 सोल्जर्स किल्ड। फाइनेंशियल कॉस्ट की अगर बात करें छोटी सी, तो यूक्रेन में तकरीबन इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट $686 बिलियन आएगी। अभी तक यूक्रेन को 2,67,000 यूरोस का एड मिल चुका है। और रशिया के अंदर थोड़ा सा लॉस कम है, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कम है। उनका तकरीबन $211 बिलियन का लॉस है, जिसमें मोस्टली इक्विपमेंट है और डायरेक्ट कॉस्ट है। तो कहीं ना कहीं हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इस वॉर को कौन रुकाता है, दैट डजंट मैटर। ये वॉर रुकनी चाहिए। एक ही कल्चर के लोग, एक ही रिलीजन, एक ही एथनिसिटी ऑलमोस्ट। नहीं और नहीं, ये बात बिल्कुल सही जनरल साहब ने बोली। कौल साहब, आप बेशक मैं डोनाल्ड ट्रंप के वेलविशर होंगे, मुझे से कोई एतराज नहीं है। मेरा ये, मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा हूं कि भाई ये युद्ध नहीं रुकनी चाहिए, मैं युद्ध उन्मादी नहीं हूं, मैं वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा हूं। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, एक व्यक्ति जो सर्वगुण संपन्न है, एक देश जो सबसे पावरफुल है, मैं ये कह रहा हूं अगर वो देश ये दावा कर रहा है कि वो मीटिंग करके वॉर रुकवा देगा, बार बार ये दावा कर रहा है, तो फिर आखिर फेल क्यों हो जा रहा है? मैं कभी भी प्रोसेस को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। या तो सवाल यह है कि आप दावा अपने दायरे से बाहर जाकर कर दे रहे हैं, आपको लगता है कि सब आपकी जी हुजूरी करे जैसे पाकिस्तान कर रहा है। क्वेश्चन उस पर है, इंटेंसिटी पर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपने पूछा। इसके लिए आपको इलेक्शन पे जाना पड़ेगा। जब इलेक्शन हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा वोटर बैंक जो स्विंग हुआ, वो वर्ल्ड पीस की तरफ था, जो मिलेनियल्स और जेनजी वोटर हैं, जिनको अपना फ्यूचर ही वर्ल्ड वॉर 3 में दिख रहा है।
तो इन्होंने उनको बहुत अट्रैक्ट किया। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है, कहना और करने में जमीन आसमान का फर्क है। इवन डेमोक्रेट रिप्रेजेंटेटिव तब बोल रहे थे ये बच्चों का खेल नहीं है वॉर रुकवाना, और ये बात सही है, इट्स नॉट दैट इजी। आप ये समझिए, जो जनरल साहब ने पॉइंट आउट किया, अगर आप उस एरिया में जाएंगे जिसको ईस्टर्न यूक्रेन बोलते हैं, जिसके अंदर डोनबास का एरिया है, वहां पे कई सालों से लड़ाई चल रही है। वहां पे एक नेचुरल टेरेन है, उसके पार रशिया क्रॉस ही नहीं कर पा रहा। अगर आप उसके पास करेंगे तो प्लेन ग्राउंड है, फिर टैंक्स आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन और रशिया का इस पे पेच फंसा हुआ है कि क्या हम उसको वो एरिया दे दें, जो कि ट्रंप ने 4 जो उन्होंने शर्तें रखी हैं उसमें से एक वो है कि वो एरिया रशिया को मिल जाए और थोड़ा बफर जोन क्रिएट हो, और यूरोपियन यूनियन कुछ गारंटीज दे लेकिन नेटो की मेंबरशिप ना मिले। तो ये बहुत मुश्किल है ये करना, और मुझे आपकी बात से 100% एग्री करता हूं कि इसका रास्ता मुझे लगता है मोदी जी भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, भारतीय सरकार कर सकती है, इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशनशिप रशिया के साथ हैं, अमेरिका के साथ है। लेकिन वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा होगा अगर ये लड़ाई रुक जाए। और ये मत भूलिए, जो रेयर अर्थ मिनरल्स की मोनोपोली चाइना के पास 89% है। मैं बायोटेक कंसल्टेशन करता हूं तो फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ा हूं, उसका एक बहुत बड़ा रेड अलर्ट दुनिया पे दिख रहा है। हम तो सब यही चाहते हैं कि वर्ल्ड में पीस हो, इंडिया चाइना रिलेशनशिप भी अच्छा हो।